हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब तर्क शक्ति होता है। ठीक है दोस्त, इसमें आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाइस। डाइस को हिंदी में बोलते हैं पांसा। ठीक है, पांसा आपने देखा होगा कि कई टाइप के होते हैं, राइट। कुछ आपको ऐसे मिलते हैं पांसे। एक्चुअली फिगर सही नहीं बन रहा। देखो, ऐसा होता है, फिर ये कुछ इस टाइप का, ये इधर से ऐसा होता है। ठीक, तो इस टाइप का पांसा होता है। एक्चुअली में पांसे को हम बांट सकते हैं कई टाइप में। अब देखो, ये पांसा जो डाइस होता है, सबसे पहले तो आप जान लो कि ये कई सारे एग्जाम्स में आता है। एसएससी के कई सारे जितने एग्जाम्स होते हैं सब में आता है। बैंकिंग में तो नहीं आता। देखो, बैंकिंग में नहीं आता। ये कुछ बार कभी कभी भूले भटके आ जाता है। रेलवे में आता है खूब सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, रेलवे में आता है। उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें आता है। जनरली बड़े एग्ज़ाम्स में नहीं आता है। या फिर यूपीएससी का जो सी सेट होता है पेपर, यूपीएससी का सी सेट अथवा स्टेट पीएससी का होता है, उनमें से आ जाता है। कभी एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से देखो, हम पांसा पढ़ने वाले हैं डाइस। ठीक है दोस्त, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पांसे होते कितने टाइप के हैं। भाई पहली बात तो पांसा दो टाइप का होता है, ये जान लो। दो टाइप में, एक तो स्टैंडर्ड पांसा होता है, एक तो स्टैंडर्ड होता है और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड इसी को जनरल पांसा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, समझ आया। तो ये नॉन स्टैंडर्ड होता है। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। ठीक, देखो, स्टैंडर्ड पासा वो होता है जिसमें से मान लो कि आपने ये एक पासा बना दिया। ठीक है, चलो मैं बनाता हूँ। तो जिसमें पासे में आपके फलक होते हैं, फेसेस होते हैं। ठीक है दोस्त, तो हमें तीन फेसेस दिखाई देते हैं। एक्चुअली छह फेस होता है, क्योंकि आप छह फेस का मतलब आप जिस कमरे में बैठे हो आप उस कमरे को इमेजिन करो। तो कमरे में आपकी चार दीवारें हो गई। चार दीवारें मतलब चार फेस वो हो गया। एक आपका सीलिंग हो गया, ऊपर वाला पार्ट, और एक नीचे जिसमें आप फर्श में बैठे हो। तो छह पार्ट टोटल होते हैं, ये छह फेसेस होती हैं। ठीक है, तो छह फेसेस में से अगर आप बाहर से देखोगे, मान लो कहीं से, मान लो आप कमरे के बाहर से निकल के देखो, अपना घर देखो, तो आपके कितने पार्ट दिखाई देंगे? आपको तीन पार्ट दिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे तो फ्रंट ही ज़्यादा दिखता है, पर आप किसी कोने में मान ले जाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तीन पार्ट दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है कि एक दो और ये तीन पार्ट दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3D फिगर होता है। तो देखो, अगर जिन दो अपोजिट फेसेस, अपोजिट जो फेसेस होते हैं, अपोजिट फेसेस का सम, फेसेस का सम यानी सम ऑफ अपोजिट फेसेस, सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज इक्वल टू, अगर 7 है तब ये क्या होगा, जनरल, ये स्टैंडर्ड होगा। समझ आया, ये स्टैंडर्ड पासा होगा। जिनमें कभी भी जो पासा होता है, पासे के अगर अपोजिट फेसेस आपको सम, अपोजिट फेसेस का सम 7 मिल रहा है तो वो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड पासा होता है। ठीक है, और अगर अपोजिट फेसेस का सम 7 नहीं मिलता, या यूं कहूँ कि अपोजिट के अलावा, जैसे ये मान लो ये है 3, तो मैं लिख दूँ यहाँ कि एक 2 लिख दूँ, यहाँ 5 लिख दूँ, यहाँ 3 लिख दूँ, मान लो। ठीक है, अब ये तीन तो दिख रहे हैं जो हमें, ये अपोजिट तो नहीं होंगे आपस में कोई, ना तो 2 5 के अपोजिट होगा, ना 2 3 के अपोजिट होगा, ना 3 5 आपस में अपोजिट होंगे। मतलब ये तीनों जो दिख रहे हैं हमें, ये अपोजिट इनमें से कोई भी नहीं है। क्योंकि आप समझो ऐसा कि मान लो ये 3 है, तो 3 के अपोजिट भाई पीछे वाला जो होगा वो हमें कहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा। 5 के अपोजिट जो होगा वो हमें नहीं दिखेगा। 2 के अपोजिट जो नीचे वाला होगा, मान लो आप ताप से देखते हो तो 2 दिखेगा, तो उसके अपोजिट जो होगा वो नहीं दिखेगा ना।
तो अगर अपोजिट फेसेस का सम 7 है तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड पासा होगा। और अगर नॉन अपोजिट फेसेस का सम, यानी मैं इसको क्या लिख दूं, सम ऑफ नॉन अपोजिट फेसेस, सम ऑफ नॉन अपोजिट फेसेस, या इसी को मैं क्या कह दूं दोस्त कि सम ऑफ द साइड फेसेस, सम ऑफ एनी साइड फेसेस, इसको अथवा इसको अगर 7 हो जाए तब ये क्या होगा, ये नॉन स्टैंडर्ड होगा अथवा जनरल होगा। ठीक है दोस्त, समझ आया इतनी बात। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्टैंडर्ड पासा है तो आपको अपोजिट फेसेस का सम 7 मिलेगा, और नॉन स्टैंडर्ड है या जनरल है तो उनके क्या होगा, अपोजिट फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं मिलेगा। या यूं कहूँ कि लेटरल फेसेस, या यूं कहूँ कि साइड वाली फेसेस जो होती हैं उनसे जुड़ी लगी हुई फेसेस होती हैं, उनका सम 7 मिलेगा। अब मान लो इसी में मैं एक सपोज फिगर बनाता हूँ, देखना। लेट से कि चलो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक, ये मान लो बना दिया, ठीक है। अब इसमें मैं नंबरिंग कर दूँ दोस्त। चलो मान लो कि मैं इसमें लिख रहा हूँ, मान लो ये वाला एक जो फ्रंट हमें दिख रहा है, ये फ्रंट, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक। इस फ्रंट की वैल्यू मान लो यहाँ मैं 2 दे देता हूँ, ठीक। उसके अलावा ऊपर वाला जो फेस है मान लो मैं इसको 3 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे देता हूँ, लेट से कि चलो मैं 5 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर ये स्टैंडर्ड पासा है और स्टैंडर्ड पासा है और आपसे ये बोलता है कि इनके अपोजिट फेसेस, मान लो आपको एक ही क्यूब दे दिया और इसमें बोलता है कि आप इसका 1 के अपोजिट, ये 2 के अपोजिट फेसेस क्या होगी, 3 के अपोजिट फेसेस क्या होगी, 5 के अपोजिट फेसेस क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो आपको अगर ये पता है कि एक ही पासा दिया है तो वो स्टैंडर्ड दिया है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी दो, अब एक चीज़ गलत हो रही है, देखो क्या गलत हो रही है। सबसे पहले तो ये कि 5 2 7 हो रहा है, यहाँ दो फेसेस का सम 7 हो रहा, तो ये स्टैंडर्ड नहीं होगा। ये कौन सा होगा, ये जनरल पासा होगा। समझ आया। क्यों जनरल होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर किन्हीं भी दो, यानी लेटरल फेसेस कह दूँ या साइड फेसेस कह दूँ, क्योंकि 2 और 5 आपस में अपोजिट तो नहीं होंगे, 2 3 अपोजिट तो नहीं होगी, क्योंकि ये दिख रहा है ना, सीधे अगल बगल की फेसेस हैं, अपोजिट फेसेस नहीं है। तो 5 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखो मैं 5 की जगह बनाने के लिए अभी मैं इसको 6 कर रहा हूँ, चलो मैं इसकी जगह 6 कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिख रहा हूँ। अब ये क्या हो गया, अब ये स्टैंडर्ड पासा हो गया। क्यों, देखो क्योंकि इन दोनों में से किसी का भी सम 7 नहीं आ रहा, किसी का भी सम 7 है क्या, नहीं, ठीक। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड पासा होगा। अब इनमें से किसी का भी नहीं है सम, किन्हीं भी दो लेटरल फेसेस का सम 7 नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड पासा होगा। अब आपसे इनमें अगर आपसे पूछता है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, अब एक ही दिया है, मान लो 2 3 दिया होता तब आप कंपेयर करते कि उसका रोटेशन क्या कैसा होगा, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। आपको ध्यान देना है कि आज मैं पूरा पासा क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो चल जाएगा, आप धैर्य बना के रखना, मैं आज के लेक्चर में पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। देखो 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट भाई, क्योंकि हमें पता है कि इनमें से किसी का भी सम 3 पांसे दिए, मतलब 3 फेसेस दिए हैं, फलक दिया है, तो 3 में से किसी का भी सम, किन्हीं भी दो का सम 7 नहीं आ रहा है, दो का जोड़ 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड हो गया, ठीक। हमने ये पहचान लिया कि ये स्टैंडर्ड हो गया। अब स्टैंडर्ड में अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, तो भाई 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, आप खुद निकाल सकते हो कैसे। 6 के अपोजिट क्या होगा भाई, 1 होगा, और 1 के अपोजिट भी 6 होगा, आप यूँ समझो ऐसा, ठीक। अब 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट 5 होगा, क्योंकि 5 2 7 होगा, 6 एक 7 होगा, ठीक, तो ये हो गया। अब 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट बताओ, 4 होगा, और 4 के अपोजिट 3 होगा। समझ आया, ये चीज़ें बस आपको ध्यान देनी है, ठीक है दोस्त। बताओ बन जाएगा, क्लियर है इतनी चीज़। अब इसी में अगर मान लो कि मैं नॉन स्टैंडर्ड का लिखता हूँ, मान लो लेट से कि मैं नॉन स्टैंडर्ड का आपको समझाता हूँ फिगर, तो सबसे पहले तो मैं नॉन स्टैंडर्ड बना दूँ, ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्ड अब मैं बना देता हूँ, ठीक। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2, एक्चुअली यहाँ पर 2 नहीं लिखता हूँ,
ये पूरा वाला फेस, ये जो बाहर का दिख रहा है, ये डॉटेड पर मत जाना। ये वाला 2 है, ये 3 है, और मैं इसको लिख रहा हूँ 5। अब ये पासा पहले देख के आप बताओ कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। भाई अगर इनमें से सामने ये 3 फेसेस दिख रही हैं, अगल बगल की फेसेस हैं, तो अगल बगल की किन्हीं भी दो का अगर सम 7 मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जनरल अथवा नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड की अपोजिट फेसेस 7 होती हैं। देखो यहाँ पर किसी का भी सम अगल बगल वाली फेसेस का 7 नहीं मिल रहा था, बताओ नहीं मिल रहा था, ठीक। तो उनकी अपोजिट का हमने 7 की हेल्प से बना लिया कि अपोजिट फेसेस का सम स्टैंडर्ड है, इसलिए 7 होता है, तो हमने निकाल लिया उनका अपोजिट, ठीक। अब क्योंकि यहाँ अगल बगल की फेसेस का सम देखो 5 2 7 मिल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्त, देखो, तो इस केस में बस आपको इतना जानना जरूरी है कि अगल बगल की फेसेस अगर समान 7 है तो क्या हो जाएगा, ये नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड अथवा जनरल हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक पासा जब भी दिया होगा, मान लो एक क्यूब दिया है, उस पर नंबर जो लिखे हैं, तो आपसे उसका अपोजिट पूछेगा, जो भी पूछेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये पहचानना होगा कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर स्टैंडर्ड पासा होगा तो उसमें किसी भी अगल बगल की फेसेस का सम 7 नहीं मिलेगा, अगल बगल की फेसेस का सम 7 नहीं मिलेगा, केवल उसमें अपोजिट जो फेसेस होंगी उनका सम 7 मिलेगा, और 7 होता है, ठीक। अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है। अगर अगल बगल की कोई फेसेस 7 मिल गई, उनका जोड़ 7 मिल गया, तब वो नॉन स्टैंडर्ड पासा होगा अथवा जनरल पासा होगा, ठीक है, जनरल डाइस होगा, ठीक है दोस्त। अब जैसे मान लो कि दो फेसेस आपको, दो पासा दिया है, दो क्यूब दिया है, और उनमें कुछ नंबर लिखे हैं, अगर उनको आपको कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर करोगे, देखो देखो, जनरली हम क्या ढूंढते हैं दोस्त, जनरली हम क्या ढूंढते हैं कि इन दो में, मान लो कि दो पासे दिए, इनमें कुछ भी नंबर लिखा है, मैं अभी आपको नंबर लिखूंगा, समझाऊंगा। हम क्या करते हैं कि एक नंबर कॉमन ढूंढते हैं, अगर एक नंबर कॉमन है, ध्यान देना, जैसे मान लो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 3 5, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ लेट से कि 4 5 और ये 6, ठीक है। अब ये दो पासे हो गए। अब अगर इसमें आपसे पूछे कि इसमें 2 का अपोजिट कौन सा होगा, 3 का अपोजिट कौन सा होगा, 4 का अपोजिट कौन सा होगा, 5 का अपोजिट कौन सा होगा, 1 का अपोजिट कौन सा होगा, तो ये इस तरीके से निकालते हैं। देखो ध्यान से सुनना बातों को। देखो दोस्त, क्या करते हैं कि इसमें से हम पहले देखते हैं कि इसमें कॉमन कितने हैं। अगर एक कॉमन है, यहाँ 2 3 5 में, 4 5 6 में एक कॉमन है, और वो कॉमन 5 है, ठीक है, 5 कॉमन है, ठीक है। तो अगर कॉमन एक नंबर कॉमन है तो उसी नंबर से स्टार्ट करो। देखो मैं 5 लिखा, ठीक है। अब चाहे आप क्लॉक वाइज चले जाओ या आप एंटी क्लॉक वाइज चले जाओ, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ। देखो लोग क्या बताते हैं कि आप क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में जाओ, मैं बोल रहा हूँ आप किसी भी दिशा में चले जाओ, परंतु ध्यान रहे कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करोगे दोस्त, जिस पॉइंट से, जो पॉइंट अगर एक पॉइंट कॉमन है तो उसी पॉइंट से स्टार्ट करोगे। और जिस भी दिशा में जाओगे, मान लो आप क्लॉक वाइज जा रहे हो तो इसमें क्लॉक वाइज जाओगे तो इसमें भी आपको क्लॉक वाइज ही जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या आपको, राइट। अगर आप एक में क्लॉक वाइज जाते हो तो दूसरे में भी क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा, और अगर आप दूसरे में, एक में एंटी क्लॉक वाइज जाते हो तो दूसरे में भी एंटी क्लॉक वाइज चलना पड़ेगा। हम जनरली क्लॉक वाइज ले लेते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप दो में से कोई सा भी ले सकते हो। देखो 5 2 3, अब क्लॉक वाइज क्या होगा, 5 से स्टार्ट करो तो 5, उसके बाद 2, यही होगा दोस्त, 5 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, ठीक है, 5 2 3। यहाँ 5 कॉमन है तो 5 से स्टार्ट करो, तो 5 को आप कहो तो मैं लिख दूँ 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 4 आएगा, तो 5 के बाद 6 और ये 4। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा भाई, 3 का अपोजिट ये देख लो, 3 का अपोजिट 4 है और 4 का अपोजिट 3 है, समझ आया। 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और 6 का अपोजिट 2 होगा, ये आपस में, ठीक। अब 5 तो 5 के अपोजिट होगा नहीं, 5 किसके अपोजिट होगा भाई, इनमें से कौन सा नंबर बच गया, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं, तो उनमें से बचा कौन सा नंबर भाई, 2 3 4 5 6 हो गया, 1 बचा, तो इसका अपोजिट 1 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, समझ आया। ये हमने कब लिया, जब क्लॉक वाइज लिया, तो क्लॉक वाइज,
ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 5 कॉमन है तो मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज चलो भाई, तो 5 3 2 चलोगे आप इधर से, 5 3 2, ठीक। अब 5 से एंटी क्लॉकवाइज, इधर तो आप क्लॉकवाइज गए थे, अब ये इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो 5 4 6 हो जाएगा। तो 5, ये रहा 4 और ये रहा 6, ठीक है। अब देखो 2 के अपोजिट 6 इसमें भी होगा, और 6 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 3, क्लियर है। और 5 के अपोजिट 5 तो होगा नहीं, 5 के अपोजिट 5 नहीं होगा, कोई दूसरा नंबर देख लो भाई। दूसरा नंबर बचा का जो नंबर बच गया वही होगा, तो 1 बचा तो 1 हो जाएगा। ये 1 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 1, समझ आया। यहाँ भी देख लो, कंपेयर कर लो। 3 का अपोजिट 4, तो 3 का 4 यहाँ भी है, 2 का 6, 2 का 6 यहाँ, 5 का 1, 5 का 1। चाहे आप क्लॉक वाइज जाए चाहे एंटी क्लॉक वाइज जाओ, एंटी क्लॉक वाइज, चाहे क्लॉक वाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉक वाइज जाओ, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है दोस्त। अब अगर आप यूं समझो, जैसे मान लो कि ये तो एक नंबर कॉमन हुआ, अगर मान लो 2 नंबर कॉमन है, जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ 2 3 5, ठीक है। 5 2, इसको बना दो 5 और ये 2, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये 3 को 4 बना देते हैं, चलो इसको मैं 4 बना देता हूँ, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर नंबर कितने, जब ये पहला केस हमने लिया जब एक नंबर कॉमन है, ठीक है, जब 2 500 में एक नंबर कॉमन है। जब 2 500 में कोई 2 नंबर कॉमन है, भाई देखो 3 5 यहाँ कॉमन है, 3 5 यहाँ कॉमन है, ठीक है। 3 5 दोनों जगह कॉमन है। अब आपसे क्या पूछेगा कि 2 का अपोजिट कौन है। देखो आप यूँ समझो कि 3 5 बगल बगल की फेसेस है, 3 5 यहाँ भी बगल बगल की फेसेस है, तो जब यही पासा यहाँ उठा के ले जाओगे तो 3 5 ऐसे ही आप रखोगे। अब ये 2 वाला जो फेस है इसके अपोजिट में 4 पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब 2 नंबर कॉमन है, व्हेन 2 नंबर आर कॉमन, व्हेन 2 नंबर आर कॉमन, ठीक है। जब 2 नंबर कॉमन है तब क्या होगा भाई, तब ये ध्यान देना कि जो बचा हुआ नंबर है वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना ये चीज़ें, व्हेन 2 नंबर आर कॉमन। तो जब 2 नंबर 3 5 यहाँ कॉमन है, जब भी आपको 2 नंबर कॉमन दिखे तो जो तीसरा नंबर है एक्चुअली, तो वही आपस में अपोजिट हो जाएंगे, समझ आया दोस्त, ठीक है। अब देखो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि कैसे क्वेश्चन देता है, देखो बस ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो एक ये बना दिया, मान लो 1 1 2, ये 4 हो गया। अब एक फेस यहाँ पर दे सकता है आपको, एक फेस यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। मान लो 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे हो गया, ठीक है। या मैं इसी चीज़ को ऐसा लिख दूँ, 1 2 2 4, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया, ठीक है, 2। या तीसरा केस ये कि एक यहाँ बना दिया, कहीं भी बना दिया। देखो दोस्त इसमें से आपको ध्यान क्या देना है, बहुत ये कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा हूँ दोस्त, एक साथ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। फिर मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँगा। इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। अब वो नंबर कोई कहीं भी रेंडम दे सकता है, या मैं और अगर केस लूँ आपको समझाने के लिए, तो 1 2 3 4 हो गए ना, 4, ठीक है। और इसमें क्या बना दूँ, मैं इसको यहाँ से बना रहा हूँ, और पिछले वाले में हमने क्या बनाया था, देखो पिछले वाले में हमने यहाँ बनाया था, इस बार मैं यहाँ बना देता हूँ। तो इस बार मैं इसको यहाँ बनाता हूँ। एक ये हो गया तीसरा, और एक चौथा और केस होता है, वो क्या होता है दोस्त, देखो उसको मैं कैसे बनाऊँ, वो ऐसे समझो कि ये 3 ये बन गया, एक 3 हो गया, और 2 और आगे इधर बढ़ा दो, 1 2 3 ये, ठीक है। अब देखो इनमें नंबरिंग करते हैं और सबको समझते हैं। ये 4 केसेस हैं,
ये अनफोल्डेड है, फोल्डेड नहीं है अभी। अब इनमें भाई कौन सा किसके अपोजिट होगा ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो एक छोड़ के हमेशा होता है, एक छोड़ के देखो, एक के बाद इसकी सीधी लाइन में जाओगे तो एक के बाद ये हो जाएगा, तो एक के अपोजिट कौन सा होगा दोस्त, एक के अपोजिट तीन होगा। देखो मैं लिख रहा हूँ, आपको सीधा समझना है, एक के अपोजिट तीन, एक छोड़ के, एक के अपोजिट तीन होगा, दो के अपोजिट एक, दो के बाद तीन, एक गैप आएगा फिर चार आएगा, तो दो के अपोजिट चार हो जाएगा और चार के अपोजिट दो और एक के अपोजिट तीन, ठीक है। इस लाइन में आओगे तो पाँच, फिर दो और इसके बगल में छः है, तो दो को छोड़ोगे तो पाँच के बाद छः हो जाएगा, पाँच का अपोजिट छः और छः का पाँच। अगर ये छः यहाँ होता तब भी यही होता, अगर ये छः यहाँ होता मतलब इसके बगल वाला भी हो जाता, मतलब एक का गैप होता है, ध्यान रहे, ठीक है दोस्त। पहला केस। दूसरा केस देखो, इस वाले में क्या होगा, एक को छोड़ के, हमेशा एक को छोड़ के होता है, एक के बाद एक दो तीन, एक के बाद दो को छोड़ो तो तीन, तो एक और तीन आपस में अपोजिट हो गए। बताओ, एक के बाद तीन, दो के बाद लाइन में जाओगे तो दो के बाद चार हो गया, तो दो के अपोजिट चार हो गया, ठीक है दोस्त। अब पाँच के बाद देखो, पाँच छः, मतलब पाँच के बाद ये गैप आया, फिर ये होना चाहिए, इसकी जगह अगर ये है तो बगल वाला भी हो जाता है। तो अब वैसे भी चार नंबर तो हो चुके हैं, तो पाँच के अपोजिट छः हो जाएगा और छः के अपोजिट पाँच हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है क्या, बन जाएगा। अब आगे जो दो केस और लिखे हैं उसको भी देख लेते हैं। बस नंबरिंग आपको करना मैं सिखा रहा हूँ, कोई नंबरिंग कुछ भी नहीं, आप रेंडम नंबर लिख दो, कहो तो यहाँ से कर दूँ, यहाँ से कर दूँ, जहाँ से कहो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, आप नंबर चाहे जो लिख दो, नंबर से मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखना मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नंबर की बात नहीं है कि एक तीन के ये अपोजिट होगा। आप कहो तो मैं ऐसा कर दूँ, कहो तो मैं रेंडम और कुछ लिख दूँ, वन थ्री टू फाइव सिक्स, कौन सा बचा, फोर बचा, ऐसा जो आपको मन में लगे वो, बस पोजीशन से ध्यान रखना। देखो एक दो तीन, एक के बाद तीन आएगा तो एक के अपोजिट तीन हो गया, ठीक है, एक के अपोजिट तीन और तीन के अपोजिट एक, भाई दो के अपोजिट चार हो जाएगा एक छोड़ के, तो दो के अपोजिट चार हो गया, ठीक है। फिर बचा क्या, छः और ये पाँच, तो छः के बाद बस पाँच हो जाएगा, एक दो ही बचे तो ये हो जाएगा आपस में अपोजिट, ठीक है। इस वाले में देखो, देखो एक के बाद पाँच हो जाएगा अपोजिट, ये तीन ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे, बचा क्या, दो और छः, तो ये हो जाएगा। देखो एक के अपोजिट पाँच हो गया, तीन के अपोजिट चार हो गया, और ये आपस में भी अपोजिट होते हैं, क्योंकि तीन अगर चार के अपोजिट है तो चार भी तीन के अपोजिट होगा। अब दो और छः बच गए, तो ये देख लो इसका अपोजिट ये, ठीक है दोस्त, समझ आया। तो इस तरीके से आप इनके अपोजिट फेसेस निकाल सकते हो, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूँ, ठीक है। एक और केस बचा है, मैं उसको भी समझा देता हूँ आपको। देखो वो केस कैसा होता है भाई, एक दो, ठीक है, दो हो गए, उसके अलावा फिर एक ये हो गया, फिर यहाँ से आप आगे बढ़ जाओ, और एक और ये दो, छः हो गए। देखो अब यहाँ लिख दो जी रेंडम नंबर, आप जो भी लिखना चाहो, मान लो ए बी सी डी लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। अब देखो इसमें कौन कौन से के अपोजिट होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बी है, ठीक है दोस्त, बी, अब ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी आप गैप देते हो, फिर यहाँ पर आना चाहिए, ये वाला होना चाहिए आपको, बताओ। या अगर आप ऐसा लेते हो तो ध्यान देना, अच्छा ये वाला जो फिगर है मैं इसको थोड़ा सा सही कर रहा हूँ, ये वाला जो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ फिगर को, चलो नंबरिंग कर देता हूँ, ए बी सी, ये डी, ये ई एफ, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखो ए के बगल में बी है, फिर बी के बगल में, मान लो अगर सीधा जाते हो तो ए के बगल में बी, फिर बी के बगल में सी आना चाहिए, सी यहाँ पर जगह कोई नहीं है तो इसके बगल में जो है वो हो जाएगा, तो ए के अपोजिट में सी और सी के अपोजिट में ए हो जाएगा, राइट। समझ आया इतनी बात दोस्त, ठीक है। अब सेम वे में देखो, ऐसे ही देखो, मान लो डी के बाद सी गैप देते तो यहाँ वाला नंबर होता, तो यहाँ नहीं है तो इसके बगल वाला हो जाएगा, तो डी के बगल में क्या हो जाएगा दोस्त, बताओ, एफ हो जाएगा, तो ये डी के अपोजिट एफ हो जाएगा, बनेगा। ए के बगल में ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट एफ, ऐसा याद रख लो, ए का अपोजिट ये और इसका अपोजिट, ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट ई। अब बी के बाद जैसे, अब मान लो ऐसा चलते हो तो भाई बी
डी गैप जाता है, यहाँ वाला होता तो यहाँ नहीं है तो उसके बगल वाला आपने ई ले लिया, तो बी के अपोजिट में ई हो जाएगा और ई के अपोजिट में बी। ठीक है, इतनी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ें। अब चलो क्वेश्चन में देखते हैं। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूँ और आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। बता रहा हूँ कि अगर आप ये पूरा लेक्चर धैर्य से अटेंड करना, ठीक है दोस्त, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा एक एक करके। ठीक, ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्त, अब चलो देखते हैं। देखो भाई, क्या करना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग, ये हैविंग है 1, एक के अपोजिट कौन सा फेस होगा। अब यहाँ पर 3 पासे मैं आपको दे दिया हूँ डायरेक्ट। देखो अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये मान लो कि पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है और ये तीसरा फिगर है। ठीक, इनमें देखो कि कोई एक, इन दोनों में एक कॉमन है कि दो कॉमन है कि कोई भी कॉमन नहीं है। भाई आपको कम से कम एक फेस कॉमन देखना है और 2 फेस। अगर एक फेस कॉमन मिल जाती है तो फिर जो आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैं आपको सिखाया वो काम प्रोसेस अपनानी है। और अगर 2 फेसेस कॉमन मिल जाती है तो डायरेक्ट देख लोगे कि वो जो बचा नंबर वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, देखो 2 3 5, 1 2 4, इन दोनों में भाई एक कॉमन है। कौन सा नंबर कॉमन है, ये 2 वाला कॉमन है। बताओ इतनी बात समझ आ रही क्या, ये 2 वाला कॉमन है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर। ठीक है, तो देखो 2 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया 2। ठीक है, ये मैं 2 लिखा यहाँ से। अब क्लॉक वाइज चलो तो 2 3 5 हो जाएगा। ठीक, इसमें 2 3 5, यहाँ 2 से चलोगे क्लॉक वाइज, इसमें क्लॉक वाइज जा रहे हो तो इसमें भी क्लॉक वाइज जाओगे, और इसमें एंटी क्लॉक वाइज चलोगे तो इसमें भी एंटी क्लॉक वाइज चलोगे। हमने 2 3 5 क्लॉक वाइज चला है तो यहाँ से देखो 2 4 1, तो ये रहा 2 4 1। अभी 5 का अपोजिट 1 हो गया। ठीक, और 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4 हो गया और 4 का अपोजिट 3 हो गया। बताओ भाई, और 2 का अपोजिट 2 तो नहीं होगा, बचा कौन सा नंबर भाई, 6 बच गया है, तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 2। आपसे एक ही पूछा है, आप वो बता सकते हो कि 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या। ठीक है, दूसरा तरीका देखो। अब मान लो इनमें से कुछ आपको कॉमन लेना है, तो भाई 1 2 4 1 4 1 5 6, 1 कॉमन है तो आप इसमें भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ें कर सकते हो, आपका आंसर निकल चुका है। ठीक है दोस्त, या सिमिलर वे में आप पहले और तीसरे को भी देख सकते थे, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, तो इन दोनों में देखते तो 2 3 5, 1 5 6, 5 कॉमन है तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। आप कहीं से भी लिखो। देखो मान लो मैं पहले और तीसरे को कंपेयर करता हूँ, तो भाई कॉमन कौन सा 5 है, तो मैं 5 को लिख रहा हूँ। देखो 5 पहले वाले 5 2 3 हो गया, इस वाले में 5 1 6, 5 1 6, अब 3 के अपोजिट 6 हो गया। देखो 3 के अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 5 1 6। ठीक है दोस्त, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्त, इसी क्वेश्चन के बहाने। देखो इसमें जैसे आप देखोगे, देखो आपको जो यहाँ से आंसर आया आपने निकाला है उसको चेक करना पड़ेगा। अगर 2 से ज़्यादा फिगर दिए हैं, 2 से ज़्यादा फिगर दिए हैं तो आपको चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा मैं बताता हूँ। देखो जैसे आपने पहले और दूसरे को लिया, ये फर्स्ट एंड सेकेंड को लिया, ठीक है, और ये फर्स्ट एंड थर्ड को लिया। अब देखो 2 3 का अपोजिट 6 हो गया, 2 का अपोजिट 1 हो गया, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर छूटा है, 4 छूट गया तो 4 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो इसमें और इसमें आंसर आपका डिफरेंट आ रहा है। बताओ भाई आ रहा है क्या, 5 का अपोजिट 1 है, यहाँ पर 1 का अपोजिट 2 है, तो 1 का अपोजिट 5 करोगे कि 2 करोगे, फिर तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, जब भी 2 से ज़्यादा फिगर दिए हो, ठीक है, 1 2, अगर 2 दिए होते तो आप कंपेयर करते डायरेक्ट आपका आंसर आता भाई, पर 2 तो देख लिया आपने, अगर 1 से ज़्यादा दिया है, 3 दिया फिगर, तो क्या करोगे। देखो क्या करना है आपको। अब मान लो आपसे 1 का अपोजिट पूछा है, भाई 1 का अपोजिट देखो, 1 का अपोजिट 1 के साथ ये 2 और 4, ये तो बगल बगल हैं तो अपोजिट तो नहीं हो सकते। तो पहले कौन सा नहीं हो सकता, देखो 2 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता, ये अपोजिट नहीं हो सकता। आप कहोगे कैसे, समझ नहीं आए भाई। ये देखो ये तीनों आपस में जो नंबर लिखे हैं ये तीनों अपोजिट में नहीं है ना एक दूसरे के, ये तो अगल बगल के नंबर हैं। 4 के बगल में 1 है, 1 के बगल में 2 है, 2 के बगल में 4 है, 4 के बगल में 2 है। ठीक है, अगल बगल है। ऐसे ये भी तीनों अगल बगल है। जो नंबर हमें दिखते हैं ये अगल बगल वाले नंबर हैं। ठीक है, अब सोचो कि 1 के अपोजिट हमसे पूछा है, भाई 1 के अपोजिट कौन सा नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, यहाँ पर 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। बताओ भाई बचा कौन सा नंबर,
3 बचा, तो यही अपोजिट होगा 1 के। समझ आया? समझ आया दोस्त? देखो 2 नहीं हो सकता, 1 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, यहाँ से 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 1 के अपोजिट कौन सा हुआ? अब इनमें से बच कौन सा गया? 4 तो हो ही नहीं सकते, टोटल 6 होते हैं, एक तो 1 खुद है, 4 हो ही नहीं सकते, बचा तीसरा नंबर, तो ये इस बार अब 3 आंसर होगा, करेक्ट आंसर 3 होगा। समझ आया दोस्त? बताओ भाई, बनेगा? करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, ध्यान रखना जब भी 2 से ज़्यादा फिगर दिए हों तो आप ये प्रोसेस जरूर अपनाओगे। अब इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 2, अ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, मतलब 4 बार डाइस थ्रो हो रहा है, तो ये 4 बार ये पांसे आ रहे हैं ऊपर। ठीक है, इट्स 4 डिफरेंट पोजीशन आर गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग 2। जो 2 है उसके अपोजिट बताना है आपको। क्या करोगे इसमें? 2 से ज़्यादा फिगर दिए, तो भाई हमसे क्या पूछा? 2 के अपोजिट पूछा है, तो 2 के अपोजिट कौन कौन सा हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। सबसे पहले हम निकालें कौन नहीं हो सकता। भाई 2 3 4 है, तो 2 के अपोजिट 3 और 4 तो नहीं हो सकते। बताओ दोस्त, 3 और 4 नहीं हो सकते। आगे देखो, 2 के अपोजिट 3 तो नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। इसमें देखो तो 2 है ही नहीं, इसमें देखो तो 2 के अपोजिट 4 और 6 नहीं हो सकते, 4 तो हमने लिख दिया, अब ये 6 भी नहीं हो सकता। भाई ये 4 नंबर तो हो ही नहीं सकते ना, अब बचा कौन सा? तो बचा 5, तो यही 5 हो जाएगा 2 के अपोजिट। तो 2 के अपोजिट कौन सा होगा? 5, और 5 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा। समझ आया? ठीक है दोस्त, CHSL का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े, मैं आपको सारी चीज़ें आज सिखा दूंगा। ठीक, गारंटेड बोल रहा हूँ, इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा आपका, कोई डाउट नहीं होगा। डाइस तो आप चुटकियों में निपटाओगे। ठीक है, हाउ मेनी डॉट्स लाई ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द हैविंग 3 डॉट्स, 3 डॉट कहाँ पर है? 3 डॉट इसमें है, इसके अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होता है भाई? ये आपस में अपोजिट होते हैं, ये आपस में अपोजिट होते हैं, और ये वाला इसके अपोजिट होता है। बताओ, यही चीज़ मैं बताया हूँ आपको, पीछे जाके कॉन्सेप्ट देखो। तो भाई 3 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आपसे 3 के अपोजिट फॉर्म पूछा है, व्हेन बी आर गिवन फोल्डेड क्यू, जब इसको फोल्ड करोगे तो 3 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। मैं बता रहा हूँ, गारंटेड बोल रहा हूँ, फिर आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच विल रिप्रेजेंट द पोजीशन बायस मेंबर इन द डायग्राम। ये दिया है 1 2 ऐसा नंबर दिया है, अब आपको बताना है कि कौन कौन सा। देखो, आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, कि ये जो नंबर लिखे हैं ये आपस में अपोजिट नहीं है, ये साइड वाले नंबर हैं। ठीक है, ये साइड वाला है। जैसे आप मान लो कि लगातार 2 दीवारें जो आपस में जुड़ी हैं, 2 दीवारें और एक छत हो गया, तो आपस में जुड़े होते हैं, तो वो आपस में अपोजिट तो नहीं होते ना। किन्हीं भी एक जो 2 दीवारें होती हैं, किसी भी आप कमरे, जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की 2 दीवारें लगातार जो जुड़ी हुई हैं, 2 दीवारें, उनके कोने पर देखो आप, तो कोने पर आप देखोगे तो 2 दीवारें दिखेंगी और ऊपर से छत दिखेगा। ये तीनों आपस में जुड़े हैं, पर भाई ये तीनों आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर हैं। ठीक है, अपोजिट तो नहीं है ना। आप सोचो कि छत के अपोजिट क्या होगा? तो छत के अपोजिट सीलिंग होगी। आप जहाँ बैठे हो, मान लो आप जिस भी डायरेक्शन में बैठे हो, आपके बाएं हाथ के अपोजिट में कौन सी दीवार होगी? बाएं हाथ के जो बाएं हाथ साइड आपकी दीवार है, उसके अपोजिट में कौन सी होगी? आपके दाहिने हाथ वाली दीवार। ठीक है, और जो आपके सामने दीवार है उसके अपोजिट कौन सी होगी? आपके पीछे वाली दीवार। क्लियर है? तो ऐसा ध्यान रखना है। अब देखो, इसके 1 के अपोजिट यहाँ से कौन होगा भाई? 1 के अपोजिट ये 5 छोड़ोगे तो 2 होगा, 1 के अपोजिट 2 होगा। अब 5 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। बताओ, 3 5 आपस में अपोजिट होंगे, और 4 के बाद 5 छोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, मतलब 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात क्लियर है? अब देखो, 1 के अपोजिट 2 कहाँ कहाँ है? 1 2 एक साथ जहाँ भी होंगे वो नंबर नहीं होगा, तो 1 2 कहीं नहीं है साथ में। 5 और 3 एक साथ, क्योंकि 5 और 3 अपोजिट अपोजिट है, तो 5 3 एक साथ कहीं नहीं हो सकते, मतलब एक वाले में। देखो 5 3 इसमें है तो ये वाला हमारा ऑप्शन गया, 5 3 इसमें है तो ये भी हमारा ऑप्शन गया। ठीक है, 5 3 इसमें नहीं, इसमें नहीं। अब 4 6 जहाँ होंगे, क्योंकि ये अपोजिट के फेसेस हैं, और यहाँ पर जो हम कैंसिल आउट कर रहे हैं वो अपोजिट नहीं है। देखो 4 6 यहाँ पर अपोजिट नहीं है, पर हमारे क्वेश्चन में तो हमने जो निकाला 4 6 अपोजिट है, तो 4 6 ये अपोजिट है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये अपोजिट नहीं है। बचा कौन सा? एक बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चले आगे, आपको ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म इन द गिवन फिगर। अब भाई बताओ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मैं आपको जिस टाइप से बताया, देखो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है,
और 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। बचा कौन सा? 5 6 बच गया। देखो 4 का अपोजिट आपने 2 निकाल लिया और 2 का अपोजिट 4, ये करस्पॉन्डिंग वाइस वर्सा भी होते हैं। और 3 का अपोजिट 1 निकाल लिया और 5 का अपोजिट 6 निकाल लिया। अब ये 4 2 अपोजिट में होंगे भाई, यहाँ जहाँ 4 2 एक साथ मिल जाएंगे वो नहीं होगा, क्योंकि ये वाले अपोजिट में नहीं होते, ये तो बगल बगल वाले होते हैं। ठीक है, तो 4 2 देखो 4 2 एक साथ मिल गया तो ये वाला ऑप्शन गया। ठीक है, और कहाँ है? 4 2 नहीं है। 3 1 एक साथ कहाँ है भाई? 3 1 यहाँ पर है, तो ये भी ऑप्शन गया। क्लियर है? 3 1 देखो यहाँ से अपोजिट हमने निकाला है, ये आपस में अपोजिट है, ये दिया है, ये ऑप्शन है। ठीक, 5 6 आपस में कहाँ दिख रहे हैं भाई? 5 6 इसमें भी दिख गए, तो ये तो हमने अपोजिट निकाल लिया, बट यहाँ पर अपोजिट नहीं, तो ये भी गया, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, बताओ भाई समझ आया? ऐसे क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि आप सच में एक बार अगर देख लोगे ये पूरा वीडियो मैराथन सेशन, तो आपको बता रहा हूँ फिर कोई दिक्कत होगी नहीं 5 में। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। देखो 6वां क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? द फॉलोइंग फिगर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ ब्लॉक। ठीक है, विच सिंबल विल अपीयर ऑन द अपोजिट ऑफ बी। अब इसमें आपको अब बी के अपोजिट बताना है, तो बी के अपोजिट भाई कौन सा होगा आपको ये देखना है। तो ए के अपोजिट सी हो गया, बी के अपोजिट एफ हो गया, यही होता है। देखो एक छोड़ के आता है, ए के अपोजिट ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, तो बी को आप छोड़ोगे, ए के बाद बी छोड़ोगे तो सी आएगा, तो ए के अपोजिट सी हो गया और सी के अपोजिट बी हो गया, ए हो गया। बी के अपोजिट एफ हो जाएगा, बी के अपोजिट एफ हो जाएगा और एफ के अपोजिट बी हो जाएगा, और डी के अपोजिट ई हो जाएगा। समझ आया दोस्त? आपसे पूछा बी के अपोजिट, तो बी के अपोजिट एफ हो गया, ऑप्शन सी। बताओ भाई कोई दिक्कत है? तनिक भी आपको कहीं भी? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3। अब 3 के विपरीत हमें नंबर बताना है। सबसे पहले तो एक पांसा दिया, आप ये समझो। ठीक है, आपको एक ही पांसा दिया है, तो भाई एक पांसा दिया है तो आप ये पहले जानो कि वो पांसा स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो देखो दोस्त, इसमें से अगल बगल कोई भी 7 नहीं दिया है। बताओ किन्हीं भी दो पांचों का जो अगल बगल की फेसेस हैं, इनमें किन्हीं भी दो फेसेस का सम कितना दिया? 7 है क्या? नहीं है। अगर 7 नहीं है तो ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, और स्टैंडर्ड में अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है? 7 होता है। सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज इक्वल टू 7। अब भाई 3 के अपोजिट पूछा, 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 प्लस हमने मान लिया ये 3 है, 3 प्लस हमने मान लिया x है, बराबर 7 है, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और वैसे भी 3 प्लस 4 ही होता है ना, बराबर 7। 7 हमें लाना है तो ये 4 हो गया, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। बताओ समझ आया दोस्त? ठीक है, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको पांसे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 8, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 3। 3 के विपरीत पूछा। अब इसमें दो पांसे दिए हैं भाई। सबसे पहले तो देखो क्या देखोगे, बताओ। दो पांसे दिए, एक पांसा दिया होता तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक, अब दो पांसे दिए तो हमें ये चेक करना पड़ेगा पहले कि इसमें कॉमन एक नंबर है कि दो नंबर है कि एक भी कॉमन नहीं है। देखो 2 3 5, 2 5 4, मतलब दो नंबर कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है, 2 5 कॉमन है, तो बचा क्या है? जो एक नंबर बचेगा वही आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो 3 की अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। अब बाकी के हमें नहीं पता कि 5 के अपोजिट क्या होगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा, हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि भाई देखो आप क्या देखोगे, आप नहीं निकाल सकते। देखो क्यों? क्योंकि 5 और 2 7, ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया। तो जब यहीं पर नॉन स्टैंडर्ड हो गया, अब हम इसके अपोजिट कैसे निकालेंगे? हमें नहीं पता कि उसका सम क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप केवल ये बता सकते हो कि ये 3 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। ठीक, आगे बाकी नहीं बता सकते कि 2 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि 2 के अपोजिट हमें नहीं पता दोस्त। 3 के अपोजिट तो आप 4 ले लोगे। अब बचा कौन सा नंबर? मान लो इसी को लेते हो, 2 3 5 और 4 आपने ले लिया, 1 और 6 बचा। तो 1 और 6 में, क्योंकि अगर वैसा होता तब तो फिर आप बता देते कि फिर उसके अपोजिट क्या होगा 7 करके, अगर ये स्टैंडर्ड होता, बट ये नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 2। 2 के विपरीत बताना है भाई। 3 5 दिए हैं, तो 3 5 दिए तो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो 2 के अपोजिट पूछा आपसे। देखो 2 1 2 इसमें दिख रहा मुझे, 1 2 4, 1 4 6, मतलब 2 4 1 4, 1 4 इसमें भी है। देखो मतलब कॉमन है 1 4 1 4, दो नंबर कॉमन है इसमें और इसमें। फर्स्ट एंड थर्ड में दो नंबर कॉमन है, 1 और 4, 1 4 कॉमन है, मतलब 2 के अपोजिट 6 हो गया। ठीक है,
तो ये देखो 2 के अपोजिट 6 हो गया। आप ये तो ठीक कर दोगे, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि तीसरे डाइस में आप चेक कर लो कि कहीं 2 और 6 एक साथ तो नहीं आ रहे। देखो 2 और 6 एक साथ नहीं है कहीं भी, यहाँ 2 6 दोनों नंबर नहीं है, मतलब कि 2 के अपोजिट 6 हो सकता है और होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, समझ आया? आप क्योंकि इसमें से जब चेक करोगे मान लो तो 1 2 4 और 3 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इन दोनों में नहीं है, आपने इन दोनों को चेक किया, इन दोनों को चेक करोगे तो 1 4 तो आपने चेक कर लिया, इन दोनों को चेक करो, मतलब सेकेंड एंड थर्ड को चेक करो, सेकेंड थर्ड को 1 4 6 6 कॉमन है अकेले, तो 6 कॉमन है तो रोटेशन चल दो, 6 3 5 और इसमें 6 4 1 1, तो 5 के अपोजिट 1 हो गया, 3 के अपोजिट 4 हो गया और 6 के अपोजिट क्या हो गया, बचा हुआ कौन सा नंबर बचा, 2, और यहाँ भी हमने निकाला 6 के अपोजिट 2, तो यही हो गया। बताओ दोस्त, बनेगा? ध्यान रहे क्योंकि 2 से ज़्यादा दिए थे तो आपने ये चेक किया और जैसे ही आपने यहाँ से निकाला, देखो 1 4 कॉमन था, 1 4 आपने निकाल लिया, तो 6 के अपोजिट 2 आपने निकाल लिया कि जो बचा हुआ नंबर है वो आपस में अपोजिट होंगे। ठीक, परंतु उसको आपको दूसरा जो डाइस बचा है 1 या 2 या 3 जितने भी डाइस, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कहीं 2 6 एक साथ तो नहीं है। अगर मान लो 2 6 3 के बजाय यहाँ 2 होता तो भाई 2 6 तो अगल बगल हो गए, तो ये अपोजिट कहाँ से होते, तो फिर आपका ये आंसर नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखो क्या दिया क्वेश्चन में, नीचे दिए गए घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? बी के विपरीत, अब देखो बी एन एस, इनमें कॉमन कितने, 2 फलक दिए हैं, कॉमन कितने भाई, बी एन एस एन क्यू टी, एन कॉमन है। ठीक है, एन ही आपको एक ही दिख रहा है लेटर कॉमन, तो एन कॉमन है तो क्लॉक वाइज चल दो एन से, तो एन बी एस, एन बी एस, हमने एन से चला एन बी एस। ठीक है, यहाँ से चलो एन क्यू टी, तो एन क्यू टी, आप यहाँ एन एन अगर कॉमन होता है दोनों में जो सेम होता है उसको नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से इसको गायब कर रहा हूँ एन को, इस वाले एन को। ठीक है, अब देखो एस के अपोजिट में तो टी हो गया, ठीक है, एस टी आपस में अपोजिट हो गए और बी और क्यू आपस में अपोजिट हो गए। अब भाई एन के अपोजिट में क्या होगा, आपसे पूछा क्या बी से, आपका आंसर तो मिल गया कि बी के अपोजिट में क्यू होगा। ठीक है, बट टी नहीं है, ध्यान रहे ये क्यू अथवा टी, क्यू है टी एस के अपोजिट में है, तो ये वाला नहीं होगा, गलती मत करना। ठीक, अब एन के अपोजिट में क्या होगा, देखो दोस्त एन के अपोजिट में मान लो कि नंबर लिखे होता 1 2 3 4 से 6 तक, तो भाई आप बता देते कि जो एक नंबर बचा वो एन के उसके अपोजिट में हो जाता। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर तो यहाँ से आ गए, ठीक, 4 लेटर, ऐसे ही 4 नंबर भी होते तो आ जाते, 1 से 6 तक लिखे होते तो बचा हुआ नंबर आपस में अपोजिट हो जाते। ठीक, परंतु यहाँ आपको नहीं पता कि एन के पहले कोई लेटर रखा गया है या एन के बाद कोई लेटर रखा गया है, आपको नहीं पता, तो ये वाला आप एन के अपोजिट नहीं बता सकते। बट हाँ, जो आपसे पूछा हुआ उसके अपोजिट में आप बता सकते हो कि बी के अपोजिट में क्यों होगा। ठीक है, समझ आया दोस्त? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। देखो नीचे दिए गए घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? ठीक है, ये 5 2 5 से दिए हैं भाई। देखो अब इसमें देख लो कॉमन क्या है, 7 8 9 4 6 8, भाई 8 मुझे कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन दिख रहा है। अब 8 से चाहे क्लॉक वाइज चले जाओ चाहे एंटी क्लॉक, जिस भी डायरेक्शन में जाओगे दोनों पाँचों में सेम उसी डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, मैं एंटी क्लॉक वाइज इसमें चलता हूँ, तो 8 9 7 8 9 7, ठीक है, यहाँ चलो 8 एंटी क्लॉक वाइज गए तो एंटी क्लॉक वाइज 8 4 6 हो जाएगा, 8 4 6। अभी जो सेम नंबर होते हैं वो तो आपस में अपोजिट होते नहीं, तो उसको लिखने से दोबारा फायदा नहीं है, आप खाली भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखो ये 7 6 आपस में अपोजिट हो जाएंगे, बताओ भाई 9 और 4 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, अब 8 के अपोजिट में क्या होगा, तो देखो इनमें से हमें पता नहीं है कि 1 होगा कि 2 होगा, कोई नंबर हमें आइडिया तो है नहीं, तो वो हमें नहीं पता। बट जो आपसे पूछा है 9 के अपोजिट में, तो 9 के अपोजिट में 4 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा, 6 नहीं होगा, 6 7 के अपोजिट में है। ठीक है दोस्त, समझ आया? बनेगा? बताओ भाई, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी आज के बाद। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अभी सब्सक्राइब करो, अभी लाइक करो वो दोस्त। देखो आप लोगों का सपोर्ट चैनल पर बहुत ज़रूरी है, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मुझे आपका एक लाइक और एक कमेंट्स मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी मेहनत करके वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12,
नीचे दिए गए घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, एक्स युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, मतलब एक्स के विपरीत अपोजिट क्या आएगा। देखो एन बाई एक्स, एक्स जेड ओ, हमें एक कॉमन दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो एन हम उसको लिख लेते हैं भाई, एन दिख रहा है, क्लॉक वाइज चलते हैं, एन एक्स बाई, एन एक्स बाई, ठीक है, यहाँ एन दिखा है तो एन से क्लॉक वाइज चलोगे तो एन जेड ओ, किसके अपोजिट पूछा, एक्स के, तो एक्स के अपोजिट क्या है, जेड है, बताओ दोस्त, एक्स के अपोजिट जेड है तो ये जेड हो जाएगा। बाई के अपोजिट कौन सा है, तो बाई के अपोजिट ओ है और ओ के अपोजिट बाई है, तो ये गलती से ओ मत कर देना, ठीक है, क्योंकि और एन के अपोजिट, हमें एन के अपोजिट नहीं पता, क्योंकि हमें एक जो नंबर बचा है छठवां फेस हमें नहीं पता ना, क्योंकि बताया तो है नहीं कि वो ए है कि बी है कि जी डी है, क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, उसको हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, देखो दोस्त, एक पासे की दो घुमाई गई स्थिति को दर्शाया गया, मतलब एक ही पासे को दो बार दर्शाया गया है, दो पासे, ठीक है, चाहे दो पासे को हो चाहे एक पासे को दो बार घुमाया गया, एक ही बात होती है, या दो बार फेंका गया, जो भी एक ही चीज़ है, ठीक है। यदि पासे के निचले फलक पर संख्या 4 है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। कुल मिला के ये है कि आप सोचो कि निचले फलक यानी आप फर्श पर 4 लिखा है तो सीलिंग पर क्या होगा, मतलब अपोजिट फेसेस पूछा है, इसका मतलब 4 के अपोजिट पूछा है आपसे। कुल मिला के देखो मीनिंग समझ में आनी चाहिए। अब पता चला आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि 4 का अपोजिट पूछा है तो फिर आप कैसे निकालोगे, तो मीनिंग समझ में आनी जरूरी है, ठीक है दोस्त। 4 अगर नीचे है तो उसके ऊपरी फलक पर क्या होगा, मतलब 4 का अपोजिट पूछा है। देखो इनमें कॉमन कितने नंबर है, 1 3 4 2 3 6, मतलब 3 कॉमन है, तो 3 को हम लिख लिए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो तो भाई 3 4 1, यहाँ से चलो 3 2 6, 3 2 और ये 6, भाई एक के अपोजिट में 6 हो गया, 4 के अपोजिट में 2 हो गया, ठीक है। आपसे क्या पूछे, 4 के अपोजिट में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 3 के अपोजिट में कौन सा होगा हमें नहीं पता, पर बाय द वे हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो कि 1 से लेके 6 तक है तो ये 5 हो जाएगा फिर 3 के अपोजिट में, ठीक है। बट अगर 5 क्लियरली बोला नहीं है तो भी आप नहीं जान पाओगे, ठीक है। आगे बढ़े दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14, देखो एक घन की 3 स्थितियां उसके आधार पर दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, मतलब अपोजिट बताना है। अब देखो यहाँ पर दो पासे नहीं है, 3 है, ठीक है, मतलब आपको कंडीशन आप जो लगाते हो वो लगाओगे, बट वो चेक करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अपोजिट में है या बगल बगल है, ठीक। कैसे, देखो 1 4 6, 3 5 6, 6 एक कॉमन है, अगर देखोगे तो 1 4 यहाँ 1 4 यहाँ है, तो भाई अगर देखोगे तो 1 4 2 कॉमन है, तो 2 जब कॉमन है तो बचा हुआ नंबर आपस में 2 और 6 अपोजिट में हो जाएंगे आपस की, ठीक है। आपसे क्या पूछे, 2 के अपोजिट तो 6, बट आप अभी आंसर टिक नहीं करोगे क्योंकि 2 से ज़्यादा पासे हैं, तो भाई देख लो किसी एक पासे में 2 6 एक साथ तो नहीं है, जैसे इसमें 6 है, 6 के साथ 2 है क्या कहीं, अगर 6 2 किसी एक क्यूब में दिख जाते आपको तो इसका मतलब ये हो जाता कि 6 और 2 अगल बगल हैं तो अपोजिट नहीं होंगे, और ये 6 2 अगल बगल किसी भी एक पासे में नहीं दिख रहे हैं एक साथ, तो इसका मतलब कि 2 के अपोजिट 6 ही हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर यहाँ 3 की बजाय यहाँ 2 होता, लेट से कि 2 होता, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो फिर क्या हो जाता, 6 और 2 जब बगल बगल हो जाएंगे तो भाई अपोजिट कहाँ होते, तो फिर तो नहीं होते ना, फिर आपको दूसरा तरीका लगाना होता, ठीक। तो इसका आंसर 6 है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, देखो स्टडी द फॉलोइंग 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ क्यूब हुज फेसेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, फाइंड आउट विच डिजिट इज अपोजिट टू डिजिट 3, 3 के अपोजिट में कौन सी डिजिट होगी। देखो क्या करना है भाई, देखो पहले कि कितने कॉमन है, कहीं 4 5 6, 3 5 6, 2 कॉमन है यहाँ पर, 5 6 देखो यहाँ है, 5 6 यहाँ है, तो 3 के अपोजिट कौन सा हो गया, 4 हो गया, ठीक है। परंतु हमसे क्या पूछा है, 3 के अपोजिट पूछा है, तो अभी हम आंसर टिक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम पहले चेक कर लें बाकी क्यूब में कि 3 4 एक साथ तो कहीं नहीं है। देखो 3 4 एक साथ यहाँ नहीं है, 4 है तो 3 नहीं है, 4 है तो 3 नहीं है, 4 है तो 3 नहीं, मतलब 3 के अपोजिट 4, इतना हम क्लियरली अब कह सकते हैं, ठीक है। बताओ भाई समझ आया क्या, अगर मान लो कहीं 4 के साथ 3 भी लिखा होता तो वो तो अगल बगल हो जाते, और वो चीज़ें दी है इन्फॉर्मेशन में, तो फिर हम उसका आंसर सेम चीज़ कैसे लिख सकते हैं उसके अगेंस्ट जाके, ठीक है, उसके खिलाफ जाके, ठीक है दोस्त।
तो 4 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 4 है। समझ आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूबिकल कंटेनर आर मार्क डिफरेंटली इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ द इक्विपमेंट पैक्ड इनसाइड, विच मार्क बिहाइंड सी, सी के बिहाइंड में यानी अपोजिट में कौन सा है? ठीक है, सिमिलर अप्रोच लगाओ दोस्त। क्या करोगे? देखो एक्स बाई जेड यहाँ 2 नंबर कॉमन है तो एक्स के अपोजिट में तो बी हो गया। ठीक है, इतना हमें दिख गया, पर हमें सी के निकालना है। तो देखो ए सी यहाँ है 2 नंबर, ए सी एक्स यहाँ है। तो देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि एक्स सी कॉमन है, एक्स सी कॉमन है। अच्छा ये बाई है दोस्त, ठीक है, जिसको मैं अभी थोड़ा सा ग्रीन कलर लगाया, ये बाई है, ये एक्स है। सी एक्स यहाँ है, सी एक्स यहाँ है, तो यहाँ ए और सी आपस में नहीं, ए और बाई आपस में अपोजिट हो जाएंगे। समझ आया? ठीक है, हमें तो चाहिए सी के अपोजिट में। अब सी देखो कहाँ है, यहाँ ए सी है और ए सी एक्स है, यहाँ एक्स, अगर मान लो मैं इन दोनों को लेता हूँ, ठीक है, तो कौन सा कॉमन होगा भाई? ए सी एक्स, एक्स बाई जेड, तो एक्स कॉमन है। ठीक है, एक्स के बाद क्लॉकवाइज चलो तो जेड और ये बाई, इसमें देखो सी एक्स है तो एक्स के बाद सी ए आएगा, एक्स के बाद सी और ए आएगा। ठीक है, अब देखो सी के अपोजिट जेड है, बताओ दोस्त, सी के अपोजिट जेड है, ये हो गया। पर हम एक बार चेक करेंगे कि कहीं सी और जेड एक साथ तो नहीं है। सी जेड इसमें नहीं है, सी जेड इसमें नहीं है, सी जेड इसमें नहीं है, सी जेड इसमें नहीं, मतलब सी के अपोजिट जेड हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ें। आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करने में एबल हो जाओगे, सक्षम रहोगे। ठीक है, देखो अगला, पहले पासे के फलक को समझाइए और फिर प्रश्न का उत्तर दीजिए। फांसे के फलक को समझाना यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करना है, तो आपको किसी को समझाना नहीं। बाय द वे आप देख रहे हो कि रेड के अपोजिट, ये आप समझते हो तो आप बता सकते हो किसी को भी कि रेड ब्लू आपस में अगल बगल है। ये पी मतलब पिंक है, ब्लू ब्लैक पिंक, पी मतलब पिंक, पी मतलब पिंक, आर मतलब रेड, ये जो रेड लिखा है, जी मतलब ग्रीन, बाई मतलब येलो, आर मतलब रेड। ठीक है, अपोजिट बताना रेड के, तो भाई रेड के अपोजिट क्या करोगे बताओ? सिमिलर अप्रोच लगाओगे। देखो रेड ब्लू पिंक, रेड पिंक, यहाँ देखो अगर आप देखोगे तो रेड और पिंक कॉमन है, रेड पिंक, तो ब्लू और येलो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ब्लू के अपोजिट में येलो हो जाएगा। ठीक है दोस्त, पर अभी आप क्लियरली नहीं कहोगे। आपको क्या बताना है? आपको तो रेड के अपोजिट बताना है। देखो आर बाई जी, आर बी पी, इन दोनों में अगर देखो तो क्या कॉमन है? आर रेड कॉमन है, ये रेड आपने लिख लिया। ठीक है, अब रेड से आप चलो क्लॉकवाइज, तो आर पी बी, आर पी और बी मतलब यहाँ पर ब्लू लिख लेना क्योंकि ब्लैक भी है, राइट, तो गलती हो जाएगी। फिर यहाँ से चलोगे इस वाले में तो आर जी बाई, जी और बाई। अब भाई देखो ब्लू के अपोजिट में येलो हो गया, पिंक के अपोजिट में ग्रीन हो गया, अब रेड के अपोजिट में कौन बचेगा दोस्त? बचा कौन सा? ब्लैक बचा, तो ये ब्लैक होगा। ठीक है, पर एक बार 2 से ज़्यादा पाँच दिए तो एक बार आप ये चेक कर लेना कि रेड और ब्लैक कहीं एक साथ तो नहीं दिए हैं। रेड ब्लैक नहीं दिया है, देखो ब्लैक है तो रेड नहीं है, रेड है तो ब्लैक नहीं है, रेड है तो ब्लैक नहीं है, मतलब रेड के अपोजिट में ब्लैक होगा। अब आप कंफर्म कह सकते हो। ठीक है, समझ आया दोस्त? ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18 देखो कैसे करोगे। नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या होगा? देखो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवा दिया हूँ। ठीक है, अब आप कर सकते हो ए के विपरीत। भाई ए के एक छोड़ दो, ए सी छोड़ोगे तो जी हो जाएगा, तो ए के अपोजिट में जी हो जाएगा। सी के बाद एक छोड़ोगे तो एन हो जाएगा, तो सी के अपोजिट में एन हो जाएगा, और बी एक छोड़ोगे तो एफ हो जाएगा। बताओ भाई, अब अभी कोई दिक्कत है क्या? आसान है। तो कौन सा हुआ आपका? ए के अपोजिट में जी हो गया। मैं सब सारे का निकाल के बता दिया हूँ, आप देख लो, क्योंकि मैं ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट में भी बता दिया, क्वेश्चन में भी बता दिया, अब आपके लिए चुटकियों का खेल हो चुका है। ठीक है दोस्त, इसको देखो 19 को, दी गई आकृति में ए के युक्त फलक के विपरीत क्या है? अब बताओ।
देखो सी डी होगा विपरीत में, क्योंकि सी के बाद एक छोड़ा आपने डी निकाला, ए के बाद सीधी लाइन में जाओगे तो ए के बाद डी को छोड़ा तो ई आ गया, तो सी का डी हो गया और ए का ई हो गया, ठीक है, ए का ई हो गया। और बचा कौन सा, दो बच गए, जी का एफ हो जाएगा, एफ का जी। आपसे क्या पूछा, ए का पूछा है, ए का ई हो जाएगा, डी। बताओ भाई बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग एन। ऐसा मैं आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया हूँ भाई, ठीक है। कैसे करोगे भाई, देखो अब आप ये दो है तो दो के बाद टेढ़ा तो नहीं आओगे, तो दो के बाद अगर सीधा जाओ तो दो के बाद पी एन छोड़ोगे तो यहाँ वाला नंबर होना चाहिए, पर यहाँ तो है नहीं तो उसके बगल वाला नंबर लोगे। देखो क्रॉस मत आना, इधर मत करना, पी के बाद एन तो एन को छोड़ोगे फिर ये नंबर होना चाहिए, यहाँ पर नंबर नहीं है तो डब्लू, तो पी के अपोजिट में कौन सा हुआ दोस्त, डब्लू हुआ, ठीक है। अब एन के लिए आगे तो लाइन नहीं गई, तो एन के लिए दो ऐसे हैं, तो एन क्यू को छोड़ोगे तो यहाँ पर वो नंबर होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो एस हो गया, तो एन के अपोजिट में क्या हो जाएगा, एस, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ। अब कौन कौन से बचे बताओ, आर एस, मैं सभी का निकाल रहा हूँ, आपका आंसर तो आ गया है। मैं इसका देखो आर एस, अब आर एस तो आर के बाद एस छोड़ोगे तो ये वाला नंबर होना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ दिया नहीं है तो इसके बगल वाला क्यू हो जाएगा, तो आर के बगल वाला कौन सा हो जाएगा, आर का अपोजिट क्यू। बताओ भाई आपका ये आंसर है, एन के अपोजिट में एस, ऑप्शन सी बन जाएगा दोस्त। कहीं भी आपको तनिक भी कुछ भी दिक्कत लग रही है कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कहीं भी समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको कितना समझ आ रहा, आप कौन से एग्जाम को टारगेट करो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्त, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दो, सबको शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, ठीक है, क्योंकि चैनल आपका है, आपको ही आगे बढ़ाना है, और ये आपके एक लाइक एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 करो, देखो यदि नीचे दी गई आकृति को एक घन का रूप देने के लिए मोड़ा जाता है, देखो जब भी ऐसी ओपन फोल्डेड होता है, मतलब ये ओपन फिगर होता है, जब इसको आप फोल्ड करोगे तो एक क्यूब यानी घन बनेगा, ठीक है, तो उसी में हमें अपोजिट फेसेस बतानी होती है, अल्टीमेटली ये मतलब होता है। तो दो बिंदु दर्शा रहे हैं फलक के विपरीत, दो बिंदु मतलब यहाँ पर जैसे दो बिंदु हैं, देखो दो है, चार है, तीन है, एक है, छः है, पाँच है, कुल मिला के एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, ठीक। तो दो के अपोजिट बताना है भाई, देखो ये वाला अपोजिट इसके होगा, समझ आया, एक छोड़ के ये अपोजिट इसके होगा, ये भी समझ आ गया, तो बचा क्या, दो के अपोजिट एक, तो दो के अपोजिट एक हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया। ये पाँच के अपोजिट कौन सा होगा, चार होगा, और ये तीन है तो तीन के अपोजिट छः हो जाएगा, समझ आया, और ये आपस में अपोजिट तो होते ही है, ठीक, वाइस वर्सा, राइट। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई उत्तर आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, मतलब यूँ समझो कि ये जैसे अनफोल्डेड फिगर दिया होता है, इसको मोड़ेंगे तो क्यूब बनेगा, क्योंकि छः फेसेस हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, इसको मोड़ेंगे तो क्यूब बनेगा, तो उनमें से ये कौन सा क्यूब बनेगा ये बताना है, राइट। तो सबसे पहले तो इनके अपोजिट फेसेस हमें पता होना चाहिए, ठीक है दोस्त। देखो ए के बाद एक छोड़ोगे तो ये हो जाएगा, मतलब ए के बी को ए के बाद बी छोड़ोगे तो ए का अपोजिट डी हो जाएगा और डी का अपोजिट ए हो जाएगा, ठीक है। फिर बी डी से गिनोगे तो बी के बाद डी छोड़ोगे तो ई आ जाएगा, मतलब बी के बाद ई इसका अपोजिट फेस होगा, ठीक है दोस्त। बचा कौन सा, एन ओ, तो एन के बाद देखो अगर सीधा पढ़ते हो तो एन के बाद डी छोड़ोगे तो यहाँ वाला होना चाहिए, ये नहीं है तो इसके बगल वाला हम लेते हैं, ठीक, तो एन का अपोजिट ओ हो जाएगा। अब आपसे देख लो, आपसे ये पूछा कि कौन सा क्यूब होगा, आपसे अगर ये पूछा हो तो इनमें से कि इसका अपोजिट, तो आपने ये निकाल लिया, ठीक, यहीं से बिना लिखे ही बता सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पेन चलाने की, राइट। अब देख लो ए डी एक साथ नहीं आने चाहिए, क्यों, क्योंकि ए डी ये अपोजिट में है और ये जो लिखे होते हैं ये अपोजिट में नहीं होते, ए डी भाई यहाँ एक साथ है तो ये वाला नहीं होगा, ठीक, और कहीं है क्या, नहीं है। बी ई एक साथ नहीं होना चाहिए भाई, बी ई यहाँ दिख रहा है मतलब ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन। एन ओ,
NO इसमें है तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, राइट। तो बढ़े आगे दोस्त, देखो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ गारंटेड आज के बाद आपका कोई क्यूब का क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। आपने सारा अप्रोच सीख लिया, बस आप ध्यान से सीखना समझना। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार देख लो, फिर भी नहीं समझ आता तो तीसरी बार भी देख लो, क्योंकि आप बताने नहीं जाओगे किसी को कि आपने एक बार में सीखा कि 2 बार में कि 3 बार में। अल्टीमेटली आपको सीखना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 23, उस घन का चयन करो, सेलेक्ट द क्यूब विच कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अनफोल्डेड बॉक्स, ये दिया है, इसको आपको फोल्ड करके आपको कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि देखो ये स्टार मार्क है तो स्टार मार्क, इसके बाद क्यू को छोड़ोगे तो आर आ जाएगा, तो इसके अपोजिट में आर होगा और ये अपोजिट होगा, ठीक। फिर क्यू आर छोड़ोगे तो ये देखो क्यू के अपोजिट में कौन सा होगा दोस्त, तो ये हैशटैग हो जाएगा और हैशटैग के अपोजिट में क्यू हो जाएगा, ठीक। कौन से बच गए, ये 3 तो हो गए, इसके अपोजिट में ये हो गया, क्योंकि जब इधर से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे होगा, ये नहीं है तो इसकी सीधाई वाला जो नंबर हो वो उसको ले लो। तो क्रॉस के अपोजिट में कौन सा होगा, @ ठीक है। अब देखो x@ एक साथ नहीं आना चाहिए, x@ एक साथ आ गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो अपोजिट है और ये दोनों बगल में है, मतलब अगल बगल के फेस में, तो ये नहीं होगा, ठीक। देखो QN हैशटैग एक साथ नहीं आना चाहिए, कहाँ है Q एंड Q हैशटैग इसमें है तो ये नहीं होगा, ठीक है दोस्त। फिर ये स्टार मार्क एंड R एक साथ नहीं होने चाहिए, ये स्टार मार्क एंड ये R एक साथ है तो ये भी नहीं होगा, ठीक। तो ये आंसर बच गया हमारा। बताओ भाई समझ आया, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चन। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, बस पूछने का कहने का तरीका अलग अलग होता है। देखो ये 4 गए हैं तो सी के बाद चलोगे तो बी छोड़ोगे तो ओ, मतलब सी का अपोजिट कौन सा होगा दोस्त, ओ होगा। फिर आगे बढ़ो BOQ, बी का अपोजिट कौन सा होगा, तो बी अपोजिट ई हो जाएगा, चाहे आप इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, ई का अपोजिट बी हो जाएगा, ओ का अपोजिट सी हो जाएगा। और इधर से ऐसे ऊपर से नीचे आओगे तो ए के बाद बी छोड़ोगे तो डी, मतलब ए और डी आपस में अपोजिट होंगे। बताओ इतनी बात क्लियर है दोस्त, ठीक है। अब देखो CO एक साथ नहीं होना चाहिए, है क्या CO एक साथ, तो ये हो गया एक साथ तो ये गलत हो गया। BE एक साथ नहीं होना चाहिए, भाई BE कहाँ है, यहाँ BE है तो ये भी नहीं होगा। AD एक साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अपोजिट है और ये इसका मतलब क्या होता है कि ये अगल बगल के फेस में है, ठीक है। तो AD एक साथ नहीं होना चाहिए, भाई ये AD है तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से देखो आपने एग्जाम ट्रिक्स पर क्या क्या सीखा डाइस के बारे में। एग्जाम ट्रिक्स पर आपने डाइस के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दिया हूँ। अब आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। डेफिनेटली बोल रहा हूँ, रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और कई बार तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अब फिर वो अलग चीज़ें मैं पढ़ूंगा, किसको 90 डिग्री से घुमाया 180 से घुमाया, एक पैटर्न अलग होता है, तो वो मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी डाइस के बारे में जितना टॉपिक पढ़ा दिया हूँ इतना सारा आप बता रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है भाई, देखो मैं आपको पता है कि मैं सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में देता हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि छोटी चीज़ें यहाँ दे दिया फिर कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, ऐसा नहीं। आपको एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन कर दो। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्त, पुराने अब तक नहीं किए तो अभी करो, ठीक है दोस्त। देखो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट्स मुझे इतना मोटिवेट कर देता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, अच्छी मेहनत करूँ और खूब सारी अच्छी आसान भाषा में ट्रिक्स आपके सामने लाऊँ, ठीक है। तो बस चैनल को सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी पढ़ने वाले कांटेक्ट में है, ठीक है। और मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।